हेलो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या बोला है कि इन द पमला 2002 मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि मनी हम डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड फिर हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अनटेंडेड प्रॉपर्टी, मतलब एक अच्छी प्रॉपर्टी जैसे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मीन्स इन दी पमला 2002 मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन डिफाइंड एज एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो कोई सी भी प्रोसेस या एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब जिससे आपको कुछ प्रॉपर्टी डिराइव हो रही है, कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिराइव हो रहा है। अब इंक्लूडिंग, अब वो प्रोसेस और एक्टिविटी में क्या इंक्लूडेड है? प्रोसेस और एक्टिविटी में इंक्लूडेड है ACPU, एक्विजिशन, कंसीलमेंट, पोजेशन और यूज। और एक और चीज ये है कि इसमें आप प्रोसेस और एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व हो जो कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो प्रोसेस और एक्टिविटी इंक्लूड ACPU प्लस आप प्रोजेक्ट और क्लेम कर रहे हो एज अनटेंडेड प्रॉपर्टी। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आपको प्रॉपर्टी डिराइव हो गई और अब उस प्रॉपर्टी को आप क्लेम कर रहे हो एज अनटेंडेड प्रॉपर्टी। तो जो भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है उसमें एंटर होने के लिए, अटेम्प्ट करता है इस तरीके की एक्टिविटी को करने के लिए, या नोइंगली असिस्ट, मदद कर रहा है इस तरीके की एक्टिविटी को करने के लिए, या नोइंगली से पार्टी या पार्टी है, ठीक है, तो या खुद ही पार्टी है, इसमें कहीं ना कैसे इन्वॉल्व है और एक्चुअली इन्वॉल्व या खुद ही इन्वॉल्व है, जानबूझकर वो इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर इस तरीके की चीज़ों में अगर वो पर्सन इन्वॉल्व है तो ठीक है, उसको फाइन लग जाएगा। पर हाँ, अगर वो शेड्यूल्ड वाला ऑफेंस है और वो पैरा 2 पार्ट A में कवर है तो फिर उसमें उसको 3 साल से 10 साल में तक की इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन लगेगा। अब पैरा 2 पार्ट A में क्या कवर है कि NDPS, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, उसके अंदर जो भी ऑफेंसेस है वो ऑफेंसेस पैरा 2 पार्ट A में कवर है। तो शेड्यूल क्या पैरा 2 में पार्ट A शेड्यूल्ड ऑफेंस में पार्ट A के पैरा 2 में ये सब चीज़ें कवर है, ठीक है। और 3 से 7 साल का इम्प्रिजनमेंट फाइन है अगर इसके अलावा कोई सा ऑफेंसेस हो तो, ठीक है, और फाइन भी दे के रखा है। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब होता है कोई सी भी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किस लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ही पढ़ा है कि कोई सी एक्टिविटी से कनेक्टेड है विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है ना। तो अब हम कैसे करेंगे? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है? तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब कि कोई सी प्रॉपर्टी डिराइव करना, कोई सी प्रॉपर्टी डिराइव करना या ऑब्टेन करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, मतलब उसने कोई सी क्रिमिनल एक्टिविटी करी और उससे उसको प्रॉपर्टी मिला रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो कोई सी क्रिमिनल एक्टिविटी करी रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस और वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। तो कोई सी प्रॉपर्टी डिराइव करी बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस के तहत हमने कोई सी क्रिमिनल एक्टिविटी करी और क्रिमिनल एक्टिविटी करके प्रॉपर्टी डिराइव करी और वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी और वेयर सच प्रॉपर्टी इज टेकन और हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर वो एक्टिविटी हमने करी और प्रॉपर्टी हेल्ड और टेकन करी है आउटसाइड इंडिया, देन प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री। तो प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री और अब्रॉड, तो प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट जो होगी हेल्ड विद इन द कंट्री। तो अगर कोई सी प्रॉपर्टी बाहर है, तो अगर कोई सी प्रॉपर्टी बाहर है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी इंडिया में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमने पढ़ा कि कोई सी प्रॉपर्टी जो है डिराइव होती है या इन्वॉल्व होती है, तो डिराइव होती है या ऑब्टेन होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम एनी क्रिमिनल एक्टिविटी और रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया है तो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट A ऑफ द शेड्यूल, पार्ट B ऑफ द शेड्यूल और पार्ट C ऑफ द शेड्यूल।
तो ऑफेंस जो है स्पेसिफाई जो होते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो शेड्यूल में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के जो ऑफेंसेस है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस होते हैं, बट पार्ट बी में वैल्यू ऑफ ऑफेंस मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए। तो टोटल वैल्यू जो होना चाहिए 1 करोड़ और मोर होना चाहिए। तो एवरी शेड्यूल्ड ऑफेंस इज अ प्रीडिकेट ऑफेंस, द शेड्यूल्ड ऑफेंस इज कॉल्ड प्रीडिकेट ऑफेंस एंड द ऑकरेंस ऑफ द सेम इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन आपको करना है इनटू ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट है वो प्री रिक्विजिट ये है कि आपको शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है, प्री रिक्विजिट है शेड्यूल्ड ऑफेंस, वो प्री रिक्विजिट अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस अगर वो प्री रिक्विजिट है तो वो होगा, फिर ही इन्वेस्टिगेशन होगा मनी लॉन्ड्रिंग का। अब प्रॉपर्टी, हमने क्या पढ़ा कि हमने प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में हमने यही पढ़ा, हमने प्रॉपर्टी डिराइव करी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जो रिलेटेड है शेड्यूल्ड ऑफेंस से, और वो प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हैं, अगर इंडिया में डिराइव कर रहे हैं या बाहर डिराइव कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी या एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वेदर कॉर्पोरियल वेदर मटेरियल, किसी प्रॉपर्टी हो, वो मटेरियल हो इमटेरियल हो, मतलब कॉर्पोरियल हो इनकॉर्पोरियल हो, मूवेबल हो इमूवेबल हो, टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, इंक्लूड क्या करता है उसमें प्रॉपर्टी में डीड, इंस्ट्रूमेंट, एविडेंसिंग टाइटल, कि अगर मैंने किसी को डीड ट्रांसफर कर दी या मेरे पास डीड है, मेरे पास इंटरेस्ट है जो एविडेंस कर रहा है, और अगर ऐसे कोई एविडेंस है जो एविडेंस कर रहे हैं टाइटल को या इंटरेस्ट को इन प्रॉपर्टी, तो इंक्लूड डीड और इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटल। तो डीड और इंस्ट्रूमेंट भी वो कवर है जो एविडेंस करते हैं ना टाइटल और इंटरेस्ट को इन सच प्रॉपर्टी और एसेट वेयरेबल लोकेटेड। फर्दर प्रॉपर्टी इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो इसमें प्रॉपर्टी वही कवर नहीं है जो हमको प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से डिराइव होती है, इसमें प्रॉपर्टी वो भी कवर है, प्रॉपर्टी जो ऑफ एनी काइंड यूज इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो जो प्रॉपर्टी यूज होती है मनी इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो वो भी इधर कवर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 डेफिनेशन को पढ़ा जो एक दूसरे से लिंक्ड थी। फिर बात आती है कि अब हम पढ़ेंगे पेमेंट सिस्टम को। अब क्वेश्चन आया था पेमेंट सिस्टम के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर तो क्वेश्चन आया ही आया है, पेमेंट सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो पेमेंट सिस्टम क्या है? पेमेंट सिस्टम मीन्स, पेमेंट सिस्टम का मतलब है अ सिस्टम दैट इनेबल पेमेंट टू बी इफेक्टेड बिटवीन अ पेयर एंड बेनिफिशियरी। तो पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? अ सिस्टम दैट इनेबल पेमेंट टू बी इफेक्टेड। तो ऐसा सिस्टम इनेबल करना, ऐसा सिस्टम लाना जो इनेबल करे, ऐसा सिस्टम जो इनेबल करे पेमेंट, किसके बीच में पेमेंट? पेयर और बेनिफिशियरी के बीच में पेमेंट, कि पेयर और बेनिफिशियरी के बीच में जो पेमेंट सिस्टम पेमेंट को इनेबल करता है, तो पेयर और बेनिफिशियरी के बीच में पेमेंट को इनेबल करता है, ऐसा हम सिस्टम लेकर गए। तो सिस्टम कौन सा हो सकता है? क्लियरिंग पेमेंट, सेटलमेंट सर्विस, इट इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन, मनी ट्रांसफर ऑपरेशन, सिमिलर ऑपरेशन। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन, क्लियरिंग सिस्टम, सेटलमेंट सर्विसेज, ये जो इस तरीके की सिस्टम और सर्विसेज है, ये अगर ये सिस्टम ये इनेबल करते हैं पेमेंट, क्या करते हैं? ये इनेबल ही तो करते हैं, ये सारे सिस्टम इनेबल करते हैं ना पेमेंट बिटवीन पेयर एंड बेनिफिशियरी, तो वो सब पेमेंट सिस्टम में आ जाएंगे। अब प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस होती है प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस जो होती है वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन होती है। तो प्लेसमेंट, इंट्रोड्यूस द इलीगल फंड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। तो प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट में इंट्रोड्यूस करना इलीगल फंड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। तो प्लेसमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना इलीगल फंड को फाइनेंशियल सिस्टम में लाना। फिर लेयरिंग क्या होता है? अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कन्वर्जन। तो इलीगल फंड को हम फाइनेंशियल सिस्टम में लाए, फिर लेयरिंग करी, अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कन्वर्जन और मूवमेंट ऑफ फंड विद इन द फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम। तो पहले तो उसको 1 नंबर में लेकर आए, क्योंकि वो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में लेकर आए, फिर हम कंटिन्यूस उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसको कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं विद इन द फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम। विद इन द फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम उसको कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं बाय वे ऑफ न्यूमरस अकाउंट। सारे अकाउंट अब अकाउंट पे 1 नंबर में खुल सकते हैं, तो न्यूमरस अकाउंट के थ्रू हम उसको जो है कंटिन्यूस कन्वर्जन और मूव कर रहे हैं, और उसकी ट्रू ओरिजिन को ही हाइड कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन, द मनी लॉन्ड्रर माइट देन चूज टू इन्वेस्ट द फंड इनटू रियल एस्टेट। और फिर उसके बाद वो चूज करता है कि चलो इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, बिजनेस वेंचर में कर लो, या लग्जरी एसेट्स में इन्वेस्ट कर लो।
तो इस तरीके से जो है मनी लॉन्ड्रिंग हमने समझी। ऑब्लिगेशन, अब आती है बात ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक। पर ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स मतलब कि इधर जो बैंक्स हैं उनको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी, कि रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है, इधर शॉर्ट नोट से इन्होंने समरी में इधर बता के रखा है कि ये बैंक है, पर अगर इसको हम देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी में बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरी आती है, और बैंक में चिट फंड, एनबीएफसी और पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो वो भी इधर आता है। इंटरमीडियरी में ब्रोकर, एजेंट, बैंकर, ब्रोकर, ट्रस्टी, बैंकर, रजिस्ट्रार, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, जो भी बीच में मीडियोकर है, पोर्टफोलियो मैनेजर, पर्सन है जो एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, इंटरमीडिएट एसोसिएटेड बाय पीएफआरडीए, तो पीएफ का कोई इंटरमीडियरी हो, तो ये सारे इंटरमीडियरी भी इधर कवर है। तो इनको क्या ऑब्लिगेशंस है, हम क्या अगर हम ये देखें कि इनके ऑब्लिगेशंस क्या है, तो सेक्शन 12 इनके ऑब्लिगेशंस की बात करता है। तो ऑब्लिगेशन ये है कि इनको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं सारे ट्रांजैक्शन के, प्रिस्क्राइब टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सारे ट्रांजैक्शन का, तो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सारे ट्रांजैक्शन का, प्रिस्क्राइब टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। तो सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखो, प्रिस्क्राइब टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, और इतने रिकॉर्ड्स रखो जिस तरीके से हम जो है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। तो हमने क्या पढ़ा, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करने का है, ठीक है। तो जो क्लाइंट, रिपोर्टिंग एंटिटी और क्लाइंट के बीच में होता है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्लाइंट के बीच में जो भी सारे ट्रांजैक्शन हो, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन जो हमको रिपोर्टिंग एंटिटी को, डायरेक्टर को देना है, और साथ ही साथ उन ट्रांजैक्शन के भी इंफॉर्मेशन साथ में रखो, उन ट्रांजैक्शन की भी इंफॉर्मेशन रखो जो ट्रांजैक्शन हमको डायरेक्टर को बताने के, जो डायरेक्टर को फर्निश करने के, क्योंकि रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर आता है डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अब उनको कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने के रहते हैं, अब वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने के रहते हैं, तो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन थोड़ी ना रिपोर्ट कर देंगे, वो ट्रांजैक्शन, वो इतनी इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन के साथ बताएंगे जिससे डायरेक्टर को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए। और इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है ट्रांजैक्शन के साथ, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, की ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, वो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन, उसका नेचर और उसकी वैल्यू, ये 3 चीज़ें हैं जो डायरेक्टर को जाती है। और बाकी हम रिकॉर्ड रखते हैं सारे ट्रांजैक्शन को, और जो रिकॉर्ड है 5 साल तक रखने चाहिए, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन से। तो हमने क्या पढ़ा, रिकॉर्ड रखते हैं हम सारे ट्रांजैक्शन का, फिर हम इंफॉर्मेशन उन ट्रांजैक्शन की ज़्यादा रखते हैं जिन ट्रांजैक्शन को हमको रिपोर्ट करने का है। तो उसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाता है, उसमें वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाता है। अब रिकॉर्ड में और क्या क्या रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं भैया, रिकॉर्ड में रखना पड़ता है डॉक्यूमेंट, जैसे कि आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, ये रिकॉर्ड हमको रखने पड़ते हैं। दे शैल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट, तो वो रिकॉर्ड रखो आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट का। बेनिफिशियल ओनर, तो क्लाइंट के साथ बेनिफिशियल ओनर दोनों कवर है, क्योंकि क्लाइंट की आइडेंटिटी, बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी हमको रखनी पड़ेगी। अकाउंट फाइल्स और बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो है वो सब भी रखने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन के अलावा ये 2 चीज़ भी रखनी पड़ेगी, अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो हमने इसको समझा था AIB। AIB का मतलब क्या होता है, अकाउंट फाइल, I से है आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, और B से है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो इस तरीके से हमने ये सारा रखा कि हमको इस तरीके के रिकॉर्ड्स भी रखने के। अब बिजनेस, ये हमको रिकॉर्ड जो रखने के, जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड की बात करिए, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, अकाउंट फाइल्स और बिजनेस करस्पॉन्डेंस, इसमें ऐसा बोला है कि जब बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो जाती है या जब अकाउंट क्लोज हो जाता है, उसके बाद 5 साल तक हमको इसको रखना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑफ बेनिफिशियल ओनर एंड द फर्निश प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन टू द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ओके। तो मॉनेटरी फाइन इफ द अबव इज नॉट सबमिटेड, और अगर अबव सबमिट नहीं करा तो क्या करेंगे, नहीं करने का, क्या करने का, अब क्या करेंगे, तो उसमें 10,000 से 1 लाख तक का फाइन है। तो इन्फॉर्मेशन तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज 10,000 से 1 लाख तक का फाइन है फॉर ईच फेलियर, ओके। सो हमने खत्म करा रिपोर्टिंग एंटिटी की ऑब्लिगेशन। फिर आता है इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, प्रोविजंस ऑफ अपील्स के बारे में। तो इसके पहले अपील की पहले बात करें तो इसमें एक मिनट में इसको देखता हूँ कि और भी कुछ चीज़ तो नहीं छूटी, ओके। तो इसमें चीज़ें कवर है, और आगे अब हम बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ अपील्स की। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीड हो गए, अगर हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीड हो गए तो हम अपील कर सकते हैं, राइट। और अगर हम अपील कर सकते हैं तो अपील हम किसको कर सकते हैं, अपील हम कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। तो इधर भी ऐसा है,
कि अगर डायरेक्टर एग्रीव्ड है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी जैसे डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है, तो डायरेक्टर को रिपोर्टिंग एंटिटी डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है, और डायरेक्टर कभी एग्रीव्ड हो गया है या एग्रीव्ड कोई पर्सन है दूसरा डायरेक्टर के अलावा ऑफ द बाय द ऑर्डर ऑफ ए, तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ए, तो ए के ऑर्डर के अगेंस्ट में तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे भैया, और जाएंगे वो 45 दिन में जाएंगे। अब उसको वो कंडोन कर सकता है, उसको कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड कर सकता है, वो रेगुलेट होगी उसकी और प्रोसीजर, और उसके बाद हाई कोर्ट पे चले जाएंगे 60 दिन के अंदर अंदर, और फिर हम हाई कोर्ट में कंडोन द डिले, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं कि भैया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे और अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट में जाएंगे। अब हाई कोर्ट जो है कंडोन द डिले मैक्सिमम बाय फर्दर 60 डेज, अगर वही है कि अगर आपको डिले कंडोन करना हो या जो है अपील का पीरियड उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय फर्दर 60 डेज। तो ये सब तो हर जगह चलता ही है। मनी लॉन्ड्रिंग में हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई से हम एक्टिविटी या प्रोसेस में इन्वॉल्व है इन रिलेशन टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स एंड प्रोजेक्टिंग इट एज एन अनटेंटेड प्रॉपर्टी, हमने इस तरीके की बात करी थी। तो इसमें 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो हमने पढ़ा था, तो मनी लॉन्ड्रिंग में बाकायदा हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी। तो 2 कंडीशन ये थी कि हम किसी एक्टिविटी में, प्रोसेस या एक्टिविटी में जो कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ क्राइम है, और वो प्रोसेस या एक्टिविटी जो है उसमें ACPU भी इंक्लूडेड है, कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ क्राइम और प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर एंड के पहले वाला पोर्शन, अगर हम प्रोसेस या एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो अगर हमने इलीगल पैसा कमाया तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोलेंगे, उसको साइफरिंग ऑफ फंड्स बोलेंगे। पर हम किसी प्रोसेस या एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और ACPU, उसको इसमें ACPU भी इंक्लूडेड है, इतना सब करो तो साइफरिंग ऑफ फंड्स है। पर अगर मैं उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एज एन अनटेंटेड प्रॉपर्टी, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है। अब ठीक है, तो ये हमने बात करी। फिर प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट, तो स्पेशल कोर्ट की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पर इसके पहले मैं अपील में कुछ चीज़ें जोड़ता हूँ। क्या बोला गया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन अपील फाइल कर सकता है। तो डायरेक्टर अगर एग्रीव्ड है तो, और या तो अपीलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कोई एग्रीव्ड पर्सन है तो वो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्टर के ऑर्डर से रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीव्ड हो जाए। अब रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीव्ड हो जाएगी तो क्या वो डायरेक्टर को थोड़ी ना अपील करेगी, वो तो उसके ऑर्डर से एग्रीव्ड है, तो वो भी जाए फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में 45 दिन के अंदर अंदर। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपनी ओन प्रोसीजर होती है जहाँ पे डिसीजन मेजॉरिटी के बेसिस पे होता है। अब हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स में मेजॉरिटी नहीं क्रिएट हो रही है, तो उस केस में फिर वो पॉइंट चेयरपर्सन को रेफर किया जाता है। तो चेयरपर्सन या तो उसको सुनता है और या तो उसको वो रेफर कर देगा, और रेफर कर देगा टू अदर मेंबर। अब जब वो अदर मेंबर को रेफर करेगा तो अदर मेंबर जिसने सुना और जिसने पहले सुना था, दोनों की जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने बात करी थी, और फिर अपील होती है हाई कोर्ट को, ये सब बात होती है। तो इसमें बात हुई है स्पेशल कोर्ट की भी बात आई थी, क्यों नाम स्पेशल कोर्ट का समझते हैं। तो स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट इज द अथॉरिटी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। जो भी ऑफेंस है उसको कॉग्निजेंस जो है, ऑफेंस को कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस स्पेशल कोर्ट मानता है। तो ये अथॉरिटी है जो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मानता है, फॉर विच एक्यूज इज कमिटेड अपॉन अ कंप्लेंटमेंट, ऑफेंस फॉर विच एक्यूज इज कमिटेड अपॉन अ कंप्लेंटमेंट। तो बकायदा आपको कोई सा ऑफेंस करा है एक्यूज्ड पर्सन ने, आपको फिर कंप्लेंट करनी पड़ती है स्पेशल कोर्ट को, और स्पेशल कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। स्पेशल कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अनलेस कंप्लेंट इन राइटिंग बाय। तो अगर कंप्लेंट करते हैं डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, अगर ये कंप्लेंट करते हैं डायरेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिसर, तो डायरेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिसर अगर जो है उसमें इन्फोर्स करते हैं, तो डायरेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, डायरेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिसर अगर कंप्लेंट करते हैं, तो डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज इन राइटिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, अगर ये कंप्लेंट करते हैं स्पेशल कोर्ट को, और स्पेशल कोर्ट को कंप्लेंट करते हैं, तो स्पेशल कोर्ट उसके बाद जो है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेता है। अब स्पेशल कोर्ट में आपको और फर्दर चीज़ बता दूँ कि स्पेशल कोर्ट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट करके रखा है कुछ सेशंस कोर्ट का स्पेशल कोर्ट बाय नोटिफिकेशन, और जुरिस्डिक्शन देके रखा है, हर नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेशल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देके रखा है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेजिग्नेट करती है सेशंस कोर्ट को एज अ स्पेशल कोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करने के पहले कंसल्ट करेगी। कंसल्ट किससे करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से इन्हें कंसल्ट किया। तो स्पेशल कोर्ट
अब कंडक्ट क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट फिर कंडक्ट करेगा ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 4, और सारे जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है दूसरे शेड्यूल्ड ऑफेंस को भी वो ट्रायल कर सकता है, और स्पेशल कोर्ट के अंदर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंटिन्यू होते हैं। तो इफ कॉग्निजेंस टेकन बाय अनदर कोर्ट, तो अगर किसी अनदर कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस लिया है, किसी दूसरे कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस लिया था, तो वो भी देन ऑन एन एप्लीकेशन टू सच कोर्ट, आप उनको एप्लीकेशन दो, उन सच कोर्ट को एप्लीकेशन दो, वो जो है जिन कोर्ट ने उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया था, उन्होंने सपोज करो कि उस ऑफेंस पे वर्क 50% तक कर दिया है, केस पे 40% तक वर्क हो गया है, तो वो केस एज इट इज स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएगा, और स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएगा, और स्पेशल कोर्ट को डील करना पड़ेगा विद दी केयर फ्रॉम द स्टेज एट विच ट्रांसफर, तो जिस स्टेज पे उसको ट्रांसफर करा था, तो स्पेशल कोर्ट उसी ट्रांसफर्ड स्टेज से आगे बढ़ेगी। अब जो ऑफेंस है ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट ऑफ एन एरिया वेयर सच ऑफेंस इज कमिटेड, तो ऑफेंस ट्रायबल होते हैं स्पेशल कोर्ट में, तो स्पेशल कोर्ट भी उस एरिया का, जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है, तो उस एरिया के स्पेशल कोर्ट में ट्रायल होगा। ठीक है, अब आती है नेचर ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो एक्सेप्शन वेयर स्पेशल कोर्ट में डायरेक्ट इफ टू रिलीज द पर्सन ऑन बेल, तो सिंपल सी बात है कि जो एनी पर्सन जो एक्यूज है, जो पर्सन एक्यूज है किसी ऑफेंस के, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो जो पर्सन है एक्यूज ऑफ ऑफेंस है, वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना। तो एक्यूज ऑफ ऑफेंस पनिशेबल मोर देन 3 ईयर अंडर पार्ट ए, इंपॉर्टेंट ये है कि एक्यूज ऑफ ऑफेंस पनिशेबल मोर देन 3 ईयर अंडर पार्ट ए। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस के पार्ट ए में अगर वो पनिश होता है फॉर मोर देन 3 ईयर अंडर पार्ट ए, तो उसको हम बेल पे या बॉन्ड, वैसे तो ये कॉग्निजेबल है तो नॉन बेलेबल है, सिंपल सी बात है, नॉन बेलेबल है। ठीक है, क्योंकि नॉन बेलेबल है, पार्ट ए में जो उसने है पनिशेबल है फॉर मोर देन 3 ईयर, ऐसा ऑफेंस किया है जो पनिशेबल फॉर मोर देन 3 ईयर है, अब उसको नॉन बेलेबल है। अब वो नॉन बेलेबल है पर उसको बेल और बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं, अगर बेल और बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं। कब रिलीज कर सकते हैं बेल और बॉन्ड पे, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले जब हम उसको बेल और बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं अगर हमने पहले अपॉर्चुनिटी दी हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आपको इस रिलीज पे आपको अपोज करना है क्या, तो अपॉर्चुनिटी टू अपोज दी एप्लीकेशन टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, की जो एप्लीकेशन आई है इसकी रिहाई की, इस पे अगर आपको कुछ अपोज करना है तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और बाकायदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है। अब कोर्ट उसके बाद सेटिस्फाई होगा कि वो गिल्टी नहीं है। कोर्ट क्या सेटिस्फाई हुआ कि ही इज़ नॉट गिल्टी, तो कोर्ट ये सेटिस्फाई हुआ कि ही इज़ नॉट गिल्टी, या अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि यार इसने कोई ऑफेंस नहीं करा है और नहीं ये ऑफेंस करेगा, जब इसको हम बेल पे छोड़ेंगे, जब कोर्ट को इतनी श्योरिटी हो जाती है तब कोर्ट जो है उसको बेल या बॉन्ड पे छोड़ देता है। अब उसके एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शंस की बात इसलिए कर रहे हैं, मतलब इस केस में तो हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी टू अपोज भी नहीं देंगे। मतलब इंसान अगर 16 साल तक का है, या वुमेन है, सिख है, इन्फर्म है, या कोई सा ऐसा पर्सन है जो एक्यूज है मनी लॉन्ड्रिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग उसने लेस देन 1 करोड़ करा है, तो अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करती है, तो अगर स्पेशल कोर्ट जो है डायरेक्ट कर देती है कि भैया हाँ इसको बेल पे छोड़ो, तो हाँ बेल पे इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने बात करी थी कि भैया 16 साल लेस देन 3 ईयर्स हो, वुमेन हो, सिख हो, इन्फर्म हो, और या एक्यूज्ड हो आइदर ओन और अलॉन्ग विद अदर को एक्यूज्ड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और मनी लॉन्ड्रिंग विद द सम लेस देन 1 करोड़, तब लेस देन 1 करोड़ तो ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो है इसको रिलीज पे कब छोड़ सकते हैं, कब नहीं छोड़ सकते। फिर बात आती है, देखो मैं इधर रिवीजन की जो बात चल रही है, तो रिवीजन में मैं नहीं चाहता कि फटाफट रिवीजन में मैं अच्छे से मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करूँ चीज़ों को, तो इसको सब चीज़ें होते हुए ही चलेगी, प्रॉपर रिवाइज होते हुए चीज़ें चलेगी। ठीक है, अब आती है बात अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो भी अपन इसको पढ़ते हैं कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कि हम मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना, क्योंकि उसको अटैच करना पड़ता है। तो द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कैन प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो प्रोविजनली अटैच कर देती है प्रॉपर्टी को, इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव। तो ये जब प्रोविजनली अटैच तभी करती है जब उसके पास एक रीज़न टू बिलीव हो कि पर्सन हु इज़ फाउंड इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि पर्सन उसका रीज़न टू बिलीव क्या है कि पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो सबसे पहले उसके पास एक मटेरियल इन पोजेशन है, उसके पास एक रीज़न टू बिलीव है। अब रीज़न टू बिलीव उसको कैसे क्रिएट हो गया, रीज़न टू बिलीव ऐसे क्रिएट हो सकता है कि उसके पास कुछ मटेरियल इन पोजेशन है, कि
जो पर्सन है ना, पर्सन के पास पोजीशन है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, और जो पर्सन है पर्टिकुलर वो उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को कंसील कर लेगा, उसको कंसील कर लेगा, या तो ट्रांसफ़र कर देगा, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, या तो वो कंसील कर देगा, या तो ट्रांसफ़र कर देगा, या तो डिस्ट्रॉय कर देगा जो है सच प्रोसीड्स को, और उससे क्या होगा, प्रोसीडिंग्स अफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या, इससे पहले वो करे, मैं इसके पहले इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। तो और अगर सिंपल सी बात है, अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है तो बाकायदा हम कंप्लेंट जो है हम कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में देते हैं और वो उसका कॉग्निजेंस लेता है। तो इस तरीके से क्या है कि हम प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। तो उसके बाद रीज़न टू बिलीव है डैट दी पर्सन हु इज़ फाउंड इन पोजीशन, कि पर्सन हु इज़ फाउंड इन पोजीशन, जिसके पोजीशन में क्या फाउंड हुआ है, एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो पर्सन हु इज़ फाउंड इन पोजीशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो उसके पोजीशन में क्या फाउंड हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, एंड सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर लाइकली टू बी कंसील्ड और ट्रांसफर और डील विद अनलॉफुल मैनर। The person who is found in possession of proceeds of crime and such proceeds of crime are likely to be concealed, और वो जो proceeds of crime हैं वो likely to be concealed, transfer या dealt है। तो वो हो सकता है कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लाइकली टू बी कंसील्ड, ट्रांसफर या डील्ड हो इन अनलॉफुल मैनर, जिससे हमारी प्रोसीडिंग्स फ्रस्ट्रेट हो। तो इससे बेटर है कि हम प्रोविजनली अटैच कर लेते। तो सच प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ 180 days। द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। तो हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट का स्टे पीरियड वो भी एक्सक्लूड होता है, और हाई कोर्ट का स्टे पीरियड एंड होने के बाद 30 days आफ्टर द वेकेशन ऑफ द स्टे वो भी ओवर हो जाते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके वो भी नहीं मानते हैं 180 days में। तो अब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी अटैच हो गई, अब प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो भैया आप करें क्या। अब ये जो प्रॉपर्टी अटैच होती है तो राइट सारे जो है उस प्रॉपर्टी ओनर के सब अफेक्ट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। बट ये राइट ऑफ इन्जॉयमेंट, मतलब अगर किसी पार्टी का उस प्रॉपर्टी पे क्लेम है तो वो राइट ऑफ इन्जॉयमेंट अफेक्ट नहीं होता उस पार्टी का, ठीक है। अब क्या होता है कि अपने प्रोविजनली प्रॉपर्टी अटैच कर ली, तब जो डायरेक्टर है वो ऑर्डर की कॉपी देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ऑर्डर की कॉपी ये देगा कि देखो मैंने प्रोविजनली अटैचमेंट का ऑर्डर मैंने पास किया, वो ऑर्डर की कॉपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देखेगा, प्लस साथ में मटेरियल इन पोजीशन भी बताएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जिससे उसे रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ है। अब जब उसको ये सब दोनों चीज़ें बताई तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसके अंदर चेयरमैन होते हो एंड 2 मेंबर होते हैं, और जिसके अंदर एक्सपर्टीज़ होता है कि लॉ का, एडमिनिस्ट्रेशन का, अकाउंट्स का, फिनेंस का, तो इन सब का इनके पास नॉलेज होता है। वो क्या करते हैं, वो इसको ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब ये जो है ये शो कॉज नोटिस देंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसकी ये प्रॉपर्टी है और जिसकी प्रॉपर्टी हमने अटैच करी है। तो ये जो कंप्लेंट फाइल करते हैं, ये कंप्लेंट फाइल करते हैं 30 दिन में फाइल करते हैं, और बाकायदा उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, और शो कॉज नोटिस में उसको 30 दिन की मोहलत दी जाती है, और बोलते हैं कि भैया इंडिकेट करो सोर्सेस ऑफ इनकम, अर्निंग, एसेट, कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग एसेट क्या है। अब हमको आपकी सोर्सेज बताओ, आपकी सोर्सेज देख के हम समझ लेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी जेन्युइन है कि नहीं है। तो आपको सोर्सेज तो बताने हैं, पर आपको रीज़न भी बताना है कि क्यों आपकी प्रॉपर्टी को हम एज अ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं ट्रीट करें, क्यों हम आपकी प्रॉपर्टी को एज मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करें, क्यों हम आपकी इस टाइप की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग ट्रीट नहीं करें। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करता है, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर उसको रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं सेटिस्फाई होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को जो अटैचमेंट है, प्रोविजनली अटैच करिए वो प्रॉपर्टी को कर देंगे कंफर्म। तो वो प्रॉपर्टी को करेंगे, अटैचमेंट को कंफर्म करेंगे। तो क्या बात करिए अपन ने, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हम देंगे है बाकायदा पर्सन को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं शो कॉज नोटिस के थ्रू। अब अपॉर्चुनिटी टू पर्सन हु क्लेम ऑन सच प्रॉपर्टी टू प्रूव सच प्रॉपर्टी नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। अब अपॉर्चुनिटी हम उस पर्सन को भी दे सकते हैं जिसका क्लेम है इस प्रॉपर्टी पे, ताकि वो भले उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है, तो उसका क्लेम है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, उसका इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, और अगर इसको प्रूव करना है कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉपर्टी से डिराइव नहीं हुई है, तो वो भी इसको जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को शो कॉज नोटिस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को प्रूव कर सकता है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उनके रिप्लाई को हियर करेगी, उसके बाद जो मटेरियल रहेगा उसके हिसाब से वो ऑर्डर देगी कि प्रॉपर्टी नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग है, तो यह प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो गई मनी लॉन्ड्रिंग में, तो सबसे पहले जो प्रोविजनली अटैचमेंट करेगी प्रॉपर्टी को, वो अटैचमेंट कंफर्म कर देंगे, और प्रॉपर्टी का अब रिटेंशन होगा। अब प्रॉपर्टी का रिटेंशन होगा मतलब कि डायरेक्टर अब उस प्रॉपर्टी में अपना पोजेशन भी ले लेगा। पहले पोजेशन नहीं था, पहले सिर्फ अटैचमेंट था, अब वो पोजेशन भी ले लेगा।
अब वो जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है वो 365 दिन तक कंटिन्यू होगा। अब अटैचमेंट 365 दिन तक कंटिन्यू होगा क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन होगा, अब ट्रायल होगा, अब इन्वेस्टिगेशन होगा। अब वो जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट फाइनल होगा आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर पास। और फिर जो ये अटैचमेंट करा है तो अभी तो पोजीशन ले लिया है, अब ये उसके बाद ये फाइनल होगा आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर पास। तो जैसे ही कन्फिस्केशन ऑर्डर पास हुआ है स्पेशल कोर्ट के द्वारा, तो कन्फिस्केशन ऑर्डर कौन पास करता है? स्पेशल कोर्ट पास करता है। अब जैसे ही स्पेशल कोर्ट ने कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर लिया है, अब ये जो है प्रॉपर्टी वो कन्फिस्केट हो जाएगी। तो पोजीशन लेता है डायरेक्टर और प्रॉपर्टी है जो कन्फिस्केट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर देगी। पर जो अटैचमेंट है, जो स्पेशल कोर्ट ने अटैचमेंट करा है, जो स्पेशल कोर्ट ने अगर प्रॉपर्टी को जो है अटैचमेंट को फाइनल करा है, तो कन्फिस्केशन ऑर्डर पास किया था स्पेशल कोर्ट ने और अटैचमेंट करी थी फाइनल। अब वो जो फाइनल अटैचमेंट है उसको रिलीज भी कर सकते हैं। अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो हो सकता है कि भैया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी को बोल दिया हो कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो हमने अटैचमेंट को कंफर्म कर दिया, जो प्रोविजनली अटैचमेंट था उसको कंफर्म कर लिया, सारे प्रॉपर्टी को पोजेशन में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। अब वो अटैचमेंट जो है वो 365 दिन तक कंटिन्यू हुए। अब स्पेशल कोर्ट को लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान कि जो है अटैचमेंट को वो रिलीज कर दो, क्योंकि अगर स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व ही नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको लग रहा है, या स्पेशल कोर्ट को, ठीक है, स्पेशल कोर्ट को लगा कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा और कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर देगा। बट स्पेशल कोर्ट क्या है, वो रीस्टोर भी कर सकता है प्रॉपर्टी टू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है या कन्फिस्केट कर लिया है, तो स्पेशल कोर्ट रीस्टोरेशन का भी ऑर्डर दे देगा, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से उस क्लाइंट को वापस प्रॉपर्टी दे देगा इफ द क्लेमेंट हैविंग लेजिटिमेट इंटरेस्ट। अगर क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और उसने सफर्ड करा है एक क्वांटिफाइबल लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ ऑफेंस, तो उसको एज ए रिजल्ट ऑफ ऑफेंस क्वांटिफाइबल लॉस हुआ है, तो क्लेमेंट हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट, उसको सफर्ड करा है क्वांटिफाइबल लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ ऑफेंस, तो उसको एज ए रिजल्ट ऑफ ऑफेंस क्वांटिफाइबल लॉस जो है उसको सफ़र हुआ है। तो उस केस में क्या है कि उसको उस प्रॉपर्टी को रीस्टोर कर सकते हैं। अब ये जो कन्फिस्केशन होता है, ये कन्फिस्केशन जो होता है ये फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस होता है। पर किसी क्लाइंट, कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है जो पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ था और लाइबिलिटी ली थी, अब वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की हमने छीन ली या अटैच कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन उस लाइबिलिटी से फ्री हो गया, उसको पर्सन को लाइबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी, मतलब कि इट डज नॉट डिस्चार्ज लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्बरेंसेस इन्फोर्स अगेंस्ट सच पर्सन। तो अगर इनकम्बरेंसेस इन्फोर्स हो गए हैं उस पर्सन के अगेंस्ट, तो इट डजंट डिस्चार्ज लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्बरेंसेस इन्फोर्स अगेंस्ट सच पर्सन। तो अगर पर्सन के अगेंस्ट में अगर कुछ इनकम्बरेंसेस इन्फोर्स हुए हैं अगेंस्ट सच पर्सन, तो इट डजंट डिस्चार्ज लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्बरेंसेस इन्फोर्स। तो अब उसकी लाइबिलिटी से उसको डिस्चार्ज नहीं करा है, मियरली आपने प्रोविजनली अटैच करी अगर उसकी प्रॉपर्टी वो या कन्फिस्केट करी प्रॉपर्टी, तो इससे उसकी प्रॉपर्टी डिस्चार्ज नहीं होती है, उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है, उसको अपनी लाइबिलिटी तो पे करना ही पड़ेगी। अब अटैचमेंट और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग द प्रोसेस ऑफ अपील्स आर डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर ली, रिकवरी ऑफ फाइन एंड पेनल्टी, और अगर हमको इफ एनी फाइन और पेनल्टी इम्पोज बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई सी फाइन लगाई है अंडर द पमला एक्ट इज नॉट पेड, अगर 6 महीने में पे नहीं करा फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन और पेनल्टी, तो जो डायरेक्टर है या अदर ऑफिसर है ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो उसकी रिकवरी करेंगे। तो रिकवर करेंगे अमाउंट, तो रिकवरी करेंगे तो उसके बाद पावर होगी वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर की पावर होगी, और जो प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 2 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कोई एक शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 में प्रोसीजर दे के रखी है, तो उसको उसी मैनर में जो है सेम मैनर में जो है आपको पर्टिकुलर सेम मैनर में रिकवरी करनी पड़ेगी फाइन की और पेनल्टी की। तो इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें समझी। अब पनिशमेंट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन। अब हो सकता है कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी या फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन, आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी पमला के तहत, हो सकता है ना आपने तो पमला के तहत फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी हो। तो अगर आपने विलफुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, तो एनी पर्सन विलफुली या मालिशियसली गिवन दी फॉल्स इन्फॉर्मेशन लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल हो। अब फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल हो, बीच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, तो इम्प्रिजनमेंट तो 2 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा, और बाकायदा जो फाइन है वो फाइन भी 50,000 तक लगेगा।
या तो दोनों लग जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भैया विलफुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दो। अब या तो विलफुली आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, या तो आप रिफ्यूज़ कर रहे हो। अगर रिफ्यूज़ कर रहे हो कि मैं बुक्स प्रोड्यूस नहीं करूँगा, कोई से स्टेटमेंट साइन नहीं करूँगा मैं, तो बुक्स को प्रोड्यूस नहीं करा, स्टेटमेंट को साइन नहीं करा, कोई से क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे हो, तो अथॉरिटी जो है वो पेनल्टी लगा सकती है 500 की और मिनिमम मैक्सिमम 1000 की फॉर ईच डिफ़ॉल्ट। तो ईच सच डिफ़ॉल्ट पे पेनल्टी लगा सकती है। तो आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे हो, या आप स्टेटमेंट पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, स्टेटमेंट को साइन नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहे हो, या तो खुद नहीं आ रहे हो, या तो बुक को तुम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो 500 से 1000 तक की, जो 10,000 तक की आपको ये पेनल्टी लगेगी फॉर ईच सच फेलियर। अब नो पेनल्टी शैल बी लिवाइड बाय द अथॉरिटी ऑन एनी पर्सन बिफोर गिविंग द पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। तो पेनल्टी का रूल है कि बकायदा आपको जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो देना पड़ता है। अब प्रोसीजर टू कलेक्ट एविडेंस इफ एविडेंस इज अवेलेबल इन अ फॉरेन कंट्री। तो प्रोसीजर टू कलेक्ट एविडेंस, तो प्रोसीजर टू कलेक्ट एविडेंस क्या है कि प्रोसीजर टू कलेक्ट एविडेंस में ये बोला है इफ़ एविडेंस इज अवेलेबल इन अ फॉरेन कंट्री। तो आप किस तरीके से जो है एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तो प्रोसीजर टू कलेक्ट एविडेंस, अगर एविडेंस जो है वो फॉरेन कंट्री में अवेलेबल है, तो अगर एविडेंस जो है वो फॉरेन कंट्री या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अवेलेबल है, तो आप किस तरीके से एविडेंस को कलेक्ट करोगे। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या एनी ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक है मे प्लेस द रिक्वेस्ट टू द स्पेशल कोर्ट। तो बकायदा हम स्पेशल कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो किस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम एविडेंस जो बाहर है उसको कलेक्ट करेंगे, कि सबसे पहले हाँ अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या उसके अबव वाले रैंक को उसको ऐसा लग रहा है कि जो एविडेंस है, जो हम इन्वेस्टिगेशन के करने की तरफ कुछ एविडेंस है वो हमको ज़रूरी है, दैट एनी एविडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, और वो एविडेंस है ना वो है अवेलेबल, फॉर वो अवेलेबल किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो सिंपल सी बात है वो एप्लीकेशन देगा स्पेशल कोर्ट को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो स्पेशल कोर्ट के तहत ही चल रही है। अब ट्रायल चल रहा है ना, क्योंकि तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा, और किस तरीके से भेजेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। तो स्पेशल कोर्ट ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी कोर्ट ऑफ, तो स्पेशल कोर्ट भी वहाँ की कोर्ट को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में क्या बोलेगा, वो फैक्ट्स बताएगा कि देखो ये फैक्ट्स है। और अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में स्पेशल कोर्ट अगर इंडिया में होता तो क्या स्टेप लेता, तो या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर इंडिया में होता तो क्या स्टेप लेता, वो सारे स्टेप बताते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप ये सब स्टेप करो और फॉरवर्ड करो सारे एविडेंसेस हमको। अब यही वाइस वर्सा है कि कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वो अप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फॉरवर्ड करता है स्पेशल कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट फिर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चीज़ें देता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनके अकॉर्डिंग काम करता है और सारे एविडेंसेस फिर स्पेशल कोर्ट को देता है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को देती है। तो ऐसे ही देके रखा है। तो प्लेस रिक्वेस्ट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट किसको करता है, स्पेशल कोर्ट को करता है। अब जो स्पेशल कोर्ट है अब वो सेटिस्फाई होता है कि एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द एविडेंस इन्वेस्टिगेशन। अगर स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि एविडेंस तो बहुत ज़रूरी है इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन, तो मे इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, तो वो इशू कर देगी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो क्या इशू करेगी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट और अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट to deal with such a request and forward the required evidence after examining the facts and circumstance and forward the required evidence after examining the facts and circumstance। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट है, क्यों ना अमेंडमेंट की इसमें बात कर ले। ओके, तो अमेंडमेंट है आरटीपी 2020 में, अमेंडमेंट इन सेक्शन 8 वाइल्ड फाइनेंस एक्ट वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड दैट एनी प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व, कि जो प्रॉपर्टी है वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो वो इन राइटिंग में कंफर्म करता है, वो कंफर्म करता है द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मेड अंडर सेक्शन 5। तो आपने जो प्रॉपर्टी अटैच करके रखी है उसको प्रॉपर्टी को अटैचमेंट को कंफर्म करता है। और रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, और रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर पास कर देता है, किसका पोजीशन ले लो, क्या इसकी रिकॉर्ड्स को सीज कर लो या फ्रोजन कर लो अंडर सेक्शन 17 और सेक्शन 18। तो सेक्शन 17 में रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा और सेक्शन 18 में जो है इसके रिकॉर्ड्स को फ्रोज कर लो and record a finding to that effect, whereupon such attachment or retention or freezing of the seized, तो whereupon such attachment or retention or freezing of the seized or frozen property on record shall continue। तो जो attachment है या frozen है जो आपने रिकॉर्ड फ्रीज करे थे, तो ये कंटिन्यू होगा, तो ये कंटिन्यू होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज। तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो वो जो अटैचमेंट है जो आपने या तो रिटेंशन या फ्रीज करा है रिकॉर्ड को
ऑफ द रिटेंशन करा है या फ्रीज करा है ऑफ द सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड। तो अटैचमेंट और रिटेंशन और फ्रीजिंग ऑफ द सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड। तो अटैचमेंट, रिटेंशन या फ्रीजिंग, अटैचमेंट करना, रिटेंशन करना, फ्रीज करना ऑफ द सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड, वो कंटिन्यू करेगा इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 300 नॉट एक्सीडिंग 365 डेज। तो 365 डेज तक वो कंटिन्यू रहेगा। और द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द ऑफेंस, ठीक है, एज द केस में बी, एंड बिकम फाइनल आफ्टर एन कन्फिस्केशन ऑर्डर इज पास। और बाकायदा जो अटैचमेंट है ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अटैचमेंट ऑर्डर पास होता है, उसको कंफर्म किया जाता है, वो अटैचमेंट कंटिन्यू रहता है। और ये अपन ने पढ़ा। तो वो जो अटैचमेंट है, रिटेंशन है या तो सीज है, तो अटैचमेंट, रिटेंशन है, या फ्रीजिंग ऑफ द सीज प्रॉपर्टी, तो अटैचमेंट, रिटेंशन, फ्रीजिंग जो है वो सब कंटिन्यू होते हैं और फॉर द पीरियड ऑफ 365 डेज। अब और बिकम फाइनल आफ्टर द कन्फिस्केशन ऑर्डर पास। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 365 डेज अंडर क्लॉज ए, द पीरियड ड्यूरिंग विच द इन्वेस्टिगेशन इज स्टेड इन कोर्ट, तो कोर्ट में अगर स्टे है तो वो एक्सक्लूड हो जाता है। अब इंसर्शन ऑफ 11A वाइड आधार एंड अदर लॉ। तो एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी, इधर रिपोर्टिंग एंटिटी की बात है, मतलब वही बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट, उनको आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ता है। तो शेल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर बाय, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? आधार के थ्रू, पासपोर्ट के थ्रू, और यूज ऑफ एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, किसी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू। द यूज ऑफ मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर सेक्शन 1 शेल बी वॉलंटरी चॉइस। अब वॉलंटरी चॉइस ऑफ एवरी क्लाइंट, तो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर की चॉइस पर है कि उसको किस मोड से अपने आप की आइडेंटिटी को प्रूव करना है। हु इज सॉट टू बी आइडेंटिफाइड एंड नो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर शैल बी डिनाइड सर्विसेज फॉर नॉट हैविंग एन आधार नंबर। उसके पास आधार नंबर नहीं है, पर उसने किसी दूसरी तरीके से जो है अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करके रखा है। तो जस्ट उसके पास आधार नंबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सर्विसेज को डिनाई कर देंगे। तो नो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर शैल बी डिनाइड सर्विसेज, तो शैल बी डिनाइड सर्विसेज who is not having Aadhaar number. If for the identification of client, so if for identification of client or beneficial owner, authentication or offline verification is used, neither his core biometric information, अगर इन्फॉर्मेशन यूज़ करिए उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करा है, तो उसकी जो कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है और नहीं उसका आधार नंबर को स्टोर किया जाएगा। तो ना तो उसकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और ना तो उसके आधार नंबर को जो है वो स्टोर किया जाएगा। तो मिशन ऑफ सेक्शन 12 ठीक है, बाकी से ये सब चीज़ें हैं। तो अपन ने इस तरीके से जो है फॉर्मूला का रिवीजन प्रॉपर्ली कर लिया है, जिसमें अपन ने हर एक चीज़ को कवर करा है। और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला का रिवीजन ओवर होता है। थैंक यू।